आखिर क्या वजह है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी सडनली इसराइल पहुंच के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से गले मिल रहा। कल तक अमेरिका को आंख दिखाने वाला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी अचानक से रशिया से सारे रिश्ते तोड़ के अमेरिका से दोस्ताना कर लिया। यहां तक कि यह भी बोल दिया कि रशिया से कोई भी तेल नहीं खरीदेंगा, सीधा तेल अमेरिका से खरीदेंगा। साथ ही ईरान के साथ दोस्ताना भी खत्म करने के ऊपर तुल गया। राहुल गांधी का कहना है कि एशियन फाइल्स के अंदर मोदी का नाम आने के बाद मोदी ट्रंप जैसा बोला वैसा नाच रहा। इस मामले में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये लोग ज़हनी तौर पर ऐसे रहते हैं कि बुलाते बड़े बड़े मुल्कों के प्राइम मिनिस्टरों को और बेइज्जती कर देते। जैसे कि आप देख सकते हैं मोदी जैसे भाषण देने के वास्ते, अपनी स्पीच देने के वास्ते उठते कि जितने भी वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वहां सब लोग निकल के चले गए। इंडिया में वॉकआउट कर देते कांग्रेस वाले, ये अलग बात है, लेकिन 7 समंदर पार इनके मुल्क में जाके ऐसी बेइज्जती सहना, हाथ जोड़ के ठहरो रे भाई मेरा भाषण 5 मिनट में खत्म कर दूं बोलते भी नहीं सुने ये लोग। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल को 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। ये दौरा सिर्फ एक रस्मी विजिट नहीं बल्कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इजहार भी था। जब पीएम मोदी इसराइल के एयरपोर्ट पर उतरे तो इनको धुलाने के वास्ते इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर अपनी जोरू के साथ इंतजार में था। ये लम्हा दिखाता है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिर्फ सियासी नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मौजूद है। इस दौरान सबसे अहम हिस्सा था जब नरेंद्र मोदी ने इसराइल पार्लियामेंट यानी क्नेसेट को एड्रेस किया। यह एक हिस्टोरिकल लम्हा था क्योंकि सब लोग निकल के बाहर चले गए, जबकि अपनी घोड़ी मीडिया वाले बोल रहे कि मोदी को देखकर वहां सब लोग खड़े हो गए और मोदी का इस्तेकबाल करे। मोदी मोदी के नारे लगाए बड़ी आवाजों में, जहां तक के 7 समंदर पार इंडिया तक आवाज सुने आ रही थी। इस मौके पर इन्हें क्नेसेट का सबसे बड़ा एहतराम दिया गया जिसे स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल कहा जाता है। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो इसराइल अमेरिका की चापलूसी करते, तलवे चाटते। अपनी तकरीर में पीएम मोदी ने हमास के हमलों की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों का कत्ल किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकता। इन्होंने इसराइल के दर्द को महसूस करते हुए कहा कि भारत भी कई सालों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है, इसलिए इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। दहशतगर्दी कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। मोदी साहब जरा आप फलस्तीन के बच्चों के ऊपर जो जुल्म हुआ उस पर भी एक बयान दे देना था इंडिया में आके। मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है और हर उस कोशिश का हिस्सा है जो अमन और स्टेबिलिटी के लिए की जाती है। साथ ही इन्होंने गाजा पीस इनिशिएटिव का भी सपोर्ट किया जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से प्रपोज किया गया है। इनका कहना था कि यह इनिशिएटिव रीजन में लास्टिंग पीस ला सकता है। कांग्रेस के जितने भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में थे सबने फलस्तीन का सपोर्ट किया। बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फलस्तीन का सपोर्ट किया, लेकिन ये एकलौता ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो इसराइल का सपोर्ट कर रहा। अपनी स्पीच में मोदी ने इंडिया और इसराइल के 2000 साल पुराने रिश्ते का भी जिक्र किया। इन्होंने बताया कि इंडिया का नाम पुरानी जेविश किताबों जैसे कि बुक ऑफ ईस्टर और तलमुद में भी मिलता है। यह सिर्फ सियासी नहीं बल्कि तहजीबी और तारीखी रिश्ता है। 2000 साल का रिश्ता आज याद आ गया इनको अचानक जेंट में ग्रीस मार के। इन्होंने फख्र के साथ कहा कि भारत में जेविश कम्युनिटी हमेशा अमन से रही है, कभी भी उनके साथ ना कोई भेदभाव हुआ और ना ही कोई जुल्म। ये अपने मजहब को आजादी से फॉलो करते हैं और सोसाइटी का अहम हिस्सा है। मतलब यह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूरी गारंटी दे रहे कि जितने भी यहूदी इंडिया के अंदर है सबकी हिफाजत की जाएगी। मोदी ने वर्ल्ड वार 1 का भी जिक्र किया और कहा कि रीजन में 4000 साल से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी। इन्होंने कहा कि इंडिया और इसराइल का रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं बल्कि कुर्बानियों का भी है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में मोदी का तोलते हुए मतलब मोदी का नाम अपनी स्पीच में मोदी को भाई जैसा करार दिया। उसने कहा कि मोदी उनके दिल के बहुत करीब है और इन्हें लायन ऑफ एशिया कहा जाता है, एक पावरफुल और रिस्पेक्टफुल लीडर की निशानी है। इस दौरे के दौरान मोदी ने इसराइल लीडरशिप के साथ प्राइवेट मीटिंग भी की। टेल अवीव में मौजूद इंडियन लोगों से भी मुलाकात की जहां इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। ये भी दिलचस्प बात रही कि नरेंद्र मोदी उन चंद ग्लोबल लीडर्स में से है जिन्हें इसराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा है। 2018 में इन्हें फलस्तीन की तरफ से ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन दिया गया था। अपनी तकरीर में मोदी ने पर्सनल बात भी शेयर की कि कमर का साइज 2 इंच बढ़ गया। नहीं होता ये नहीं बोले, इन्होंने बोले कि पैदाइश इसी दिन हुई थी जब इंडिया ने ऑफिशियली इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। 17 सितंबर 1950 की बात इन्होंने एक सिंबॉलिक कनेक्शन के तौर पर पेश किया। यानी एक तरफ जहां इसराइल दुनिया में बन रहा था तो दूसरी तरफ इंडिया में चाय बेचने वाला पैदा हो रहा था। मैं नहीं बोल रहा हूं, इनेश बोल रहा भाई। लेकिन इस दौरे पर सियासी तनकीद भी हिस्सा में। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अहम सवालों का जवाब दिए बगैर इसराइल चले गए। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि मोदी मुल्क में मफाद के खिलाफ फैसले कर सकता है। तो मोदी के कुछ राज है अमेरिका वाले खोल देते बोले, इसीलिए मोदी इसराइल का यह भी अपोजिशन का कहना है। इन सबके बावजूद मोदी का यह दौरा एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल दे रहा है। मीडिया का कहना है कि इंडिया मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा और इसके साथ अपने रिश्तों को गहरा बना रहा है। साथ ही फलस्तीन के मसले पर भी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि यह विजिट सिर्फ एक रस्मी सफर नहीं हो सकता बल्कि एक ऐसा कदम है जो आने वाले वक्त में अरब मुल्कों को नाराज कर सकता है। अभी से मोदी के खिलाफ मेम्स बनाना शुरू हो चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर।
ये बात भी सामने आ रही है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए कॉन्सेप्ट प्रपोज किया है जिसे ये हेक्सेजन ऑफ अलायंसेस कह रहा है। ये असल में एक ऐसी सोच को रिफ्लेक्ट करता है जहां मिडिल ईस्ट और इसके आसपास के रीजन में नए तरीके से स्ट्रैटेजिक ग्रुप बनाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसराइल का दौरा चल रहा है, इसी दौरान नेतन्याहू ये आइडिया सामने रखा जिससे काफी पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक सर्कल में डिस्कशन शुरू हो गया है। नेतन्याहू का कहना है कि मिडिल ईस्ट अब दो मुख्तलिफ सोचों और ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुका है, जहां एक तरफ इसके मुताबिक रेडिकल शिया एक्सिस है जो ईरान और उसके अलायंस से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ एक इमर्जिंग रेडिकल सुन्नी एक्सिस भी उभर कर आ रहा है। इन दोनों को वो इस तरह का थ्रेड समझ रहा है और इसी बैकग्राउंड में इसने ये हेक्सेजन अलायंस का आइडिया दिया है। मतलब नेतन्याहू बोल रहा है कि एक तरफ से सुन्नी और दूसरी तरफ से शिया मिलकर दे दनादन दनका दे रहे, इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना, बल्कि इसलिए इंडिया से मदद दे रहा है इनडायरेक्टली। इसका मानना है कि कुछ ऐसे मुल्क है जो सिक्योरिटी थ्रेट्स, रीजनल चैलेंजेस और ग्लोबल सियासत को एक जैसी नजर से देखते हैं और इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग बनाई जा सकती है। तो दज्जाल के आने की तैयारी इसराइल कर रहा बोल के सुनने में आता था, लेकिन अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी मोदी भी जाके इसके अंदर शामिल होकर इन्हों भी उसकी तैयारी शुरू कर रहे जैसा दिख रहा। वैसे भी योगी आदित्यनाथ भड़काऊ बयान नहीं दे रहा, ना कयामत नहीं आती बोल के पूरे इस्लाम के खिलाफ बयान दे रहा, और उसका नतीजा भी साफ दिख रहा। तो हेक्सेजन का मतलब सीधा ये है कि एक 6 साइड वाला स्ट्रक्चर होगा, यानी थियोरेटिकली इसमें 6 पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कौन कौन से मुल्क इसमें शामिल होंगे। अंदर की बात बोल दे रहा हूं आपको। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें इंडिया, इसराइल, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब कंट्रीज जो इसराइल के अच्छे करीबी दोस्त है वो शायद, और कुछ अफ्रीका के मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन सब अभी तक अंदाजे हैं, अंदर की बात है, कोई फाइनल लिस्ट सामने नहीं आई कौन ज्वाइन हो सकते हैं। नेतन्याहू इस अलायंस को सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक, डिप्लोमेसी और कॉर्पोरेशन के तौर पर देख रहे हैं। अब सब लोग अपन को यह सुनने में आता कि भाई सऊदी कमाने जा रहा हूँ, दुबई कमाने जा रहा हूँ, अरब के फलाने मुल्क कमाने जा रहा हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में आपको इंडिया के जुबान से यह निकलेगा इंडियन की कि हम इसराइल जा रहे कमाने बोल के, क्योंकि कई लाख लोग को इसराइल बुलाने वाला है इंडिया के खास तौर से। अब क्या करने वाला है, क्या जवाब देने वाला है, ये अल्लाह बेहतर जानता। तो इन सब का मतलब ये भी एक बताया जा रहा है, कंट्रीज आसपास में थ्रेड बढ़ाएंगे, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे और सिक्योरिटी लेवल पर भी मिलकर काम करेंगे। इसराइल का मेन फोकस यहाँ पर यह लगता है कि अपनी रीजनल आइसोलेशन को कम करना चाहता है और एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहता है जहां इसके पास स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हो जो इसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करे। साथ ही अलायंसेस ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान का रोल मिडिल ईस्ट में काफी स्ट्रॉन्ग है और इसराइल इससे अपना सबसे बड़ा चैलेंज मानता है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को इस हेक्सेजन अलायंस का सेंट्रल या इंपॉर्टेंट हिस्सा बताया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग आज के टाइम में काफी स्ट्रांग हो चुकी है और हर बड़ा देश इंडिया के साथ अपने रिलेशन को डिपेंड करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया को इस तरह के अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया हिस्टोरिकली कभी भी किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बना है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने डिसीजन खुद लेना बिना किसी ब्लॉक के प्रेशर के, चाहे बात यूनाइटेड स्टेट्स की हो या रशिया की। इंडिया ने कभी ऑफिशियली किसी मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि इंडिया इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस अलायंस का हिस्सा बनेगा। इंडिया इसराइल के साथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करता है, खासकर डिफेंस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के एरियाज में। साथ ही इंडिया का ईरान के साथ भी अपना अलग स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, और सऊदी अरब और यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज के साथ भी इंडिया के टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एनर्जी और डिस्पोरा के पर्सपेक्टिव से। अगर इंडिया किसी ऐसे अलायंस का हिस्सा बनता है जो स्पेसिफिकली किसी एक ग्रुप या कंट्री के खिलाफ बना हो, तो उसे इंडिया के बैलेंस रिलेशन पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक कॉर्पोरेशन के लिए ओपन रहेगा, जैसे कि इंडिया मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन अगर बात मिलिट्री अलाइनमेंट की जाती है तो इंडिया बहुत ज्यादा कॉशंस रहेगा। तो अरब के जितने भी मुल्क है, चाहे वो कतर रहो, सऊदी अरब रहो या ईरान रहो, इन सब मुल्क में अब नाराजगी देखने को मिल रही है, खासकर मोदी के इसराइल जाने पर। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोज़ा रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। बुखारी 1903। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।